अच्छा, हमारे पास ना कंडीशन फॉर जीरो वर्क की क्या क्या कंडीशन है। तो जीरो वर्क देखो क्या है, W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। तीन टर्म है, तीन टर्म में से उनमें से एक भी जीरो हो, तीन टर्म में से एक भी जीरो हो तो टोटल वर्क डन जीरो। फोर्स जीरो हो फिर भी जीरो आ सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो फिर भी जीरो, कास थीटा जीरो हो फिर भी जीरो। तो पहला कंडीशन देखें ना, इसका पहला कंडीशन देखें, पहला कंडीशन व्हेन फोर्स इज इक्वल टू जीरो। एक बात याद रखो, जब फोर्स जीरो होगी तो वर्क डन जीरो होगा, लेकिन वो वर्क डन इस तरह नहीं देगा। याद रखो, फोर्स जीरो का मतलब क्या है, जब बॉडी किस में हो, रेस्ट पे हो। जब बॉडी रेस्ट पे होगी तो बॉडी पर कोई वर्क डन नहीं होगा। अब जहां बैठे हैं आप दीवार पर जोर लगाएं, क्या दीवार मोशन करेगा? नहीं। तो आपकी फोर्स क्या हुई, नेट फोर्स जीरो। जब नेट फोर्स जीरो हो तो बॉडी किस क्या होती है, आप लोगों ने फर्स्ट लॉ पढ़ा था, नेट फोर्स जब बॉडी पर जीरो होती है तो आप बताओ, या तो बॉडी रेस्ट पे होती है या बॉडी यूनिफॉर्म क्या कर रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करती है। अब कहानी समझो, वो आपको क्वेश्चन में इस तरह देगा ना, व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट वर्क डन ऑन द बॉडी इज जीरो। अच्छा, क्योंकि फोर्स जीरो होती है, फोर्स जीरो तो वर्क डन भी जीरो। फिर क्या कहेगा, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन द बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू जीरो। जब भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे, जब भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन करे तो इस पर भी फोर्स जीरो होते हैं, और फोर्स जीरो होने से वर्क डन भी जीरो होता है। अच्छा, एक तो फैक्टर ये था। दूसरा फैक्टर मेरे पास क्या है ना, मेरे पास क्या है, व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो का मतलब क्या है, रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। भाई डिस्प्लेसमेंट रिलेटिव क्वांटिटी है, रिलेटिव टर्म है। आप बताओ रिलेटिव टर्म का मतलब क्या है, मतलब किसी के लिहाज से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या हो, जीरो हो। गाड़ी के सीट में आप बैठे हैं तो ड्राइवर के लिहाज से आपका डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो। लेकिन बाहर के लिहाज से देखें तो आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, आप दूर जा रहे होते हैं बाहर के लिहाज से। समझ आए ना? तो रिलेटिव देखना है, अगर रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाए, जीरो आ जाती है तो वर्क डन भी बॉडी पर क्या होगा, जीरो। तीसरा पॉइंट देखें, पॉइंट नंबर कंडीशन नंबर 3 देखें, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो और थीटा इज इक्वल टू 270 डिग्री हो, मतलब ये दो एंगल फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में होगी तो वर्क डन क्या होगा, जीरो। अब यहां से मैं कुछ बातें लिख रहा हूं, देखिए। सबसे पहली बात, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स इज जीरो। क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर होती है। सर्कल में घूमते वक्त जब बॉडी सर्कल में यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मोशन करे तो हमेशा वर्क डन क्या होगा, जीरो। अच्छा, फिर मैं ये भी कह सकता हूं वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज, मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो। नहीं समझे बात? मैग्नेटिक फोर्स आप लोगों ने छोटी क्लास में पढ़ के आए हैं। मैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स होती है जो चार्ज को सर्कल में घुमाती है, बल्कि उसका स्पीड ना इंक्रीज कर सकती है ना डिक्रीज कर सकती है। अब मुझे बताओ, वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स ऑन चार्ज इज जीरो। जब भी चार्ज पर मैग्नेटिक फोर्स रखती है तो हमेशा वर्क डन क्या होता है, जीरो, क्योंकि वहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन 90 पे होती है। अच्छा, एक बात मैं और लिखूंगा इसमें, व्हेन वर्क डन एन टॉर्क इज जीरो।
देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि वर्क डन न्यूटन मीटर जूल के बराबर तब होता है, न्यूटन मीटर जूल के बराबर तब होता है जब वर्क डन होगा। टार्क का यूनिट क्या है? न्यूटन मीटर। क्या आपने जूल के बराबर किया था? नहीं। तो क्यों नहीं किया था? क्योंकि टार्क में वर्क डन नहीं होता है। अच्छा, फिर मैं एक बात और लिखूं ना, एक बात और लिखूं, व्हेन बॉडी हैज कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी, वर्क डन ऑन द बॉडी इज इक्वल टू 0। जब बॉडी के पास कांस्टेंट काइनेटिक एनर्जी हो तो वर्क डन बॉडी पर क्या होता है? 0। समझ आ रही ना? तो ये कुछ कंडीशन थी आपके पास 0 वर्क की। अब यहां एक नई बात आती है, एफ डी ग्राफ की। एफ डी ग्राफ क्या होता है? पहले ये बात देखेंगे। एफ डी ग्राफ में ना दो क्वांटिटी है, एक आपके पास एफ है, एक आपके पास डी है। एफ को हम लिखते हैं वाई पे और डी को हम लिखते हैं एक्स पे। ये एक्स और ये वाई। बच्चों इसका जो स्लोप आता है ना, उस स्लोप मीनिंगलेस है। स्लोप क्या है? ये स्लोप है। तो पहली बात आप ये लिखेंगे ना कि ग्राफ में स्लोप इज मीनिंगलेस, मतलब स्लोप का कोई मतलब ही नहीं होता। मीनिंगलेस का मतलब स्लोप किसी काम का नहीं है। पर एक बात याद रख लो, ये जो स्लोप के अंडर जो एरिया आती है ना, स्लोप के अंडर जो एरिया आती है ना, ये एरिया काम की है। एरिया ऑफ एफ डी ग्राफ इज कॉल्ड वर्क। एफ डी ग्राफ का जो एरिया होता है वो आपको क्या बताता है? वर्क। मैं यहां कुछ एग्जांपल आपको समझा दूं ना, मैं यहां कुछ एग्जांपल आपको समझा दूं, जरा देखें। यहां मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं, वो याद रखें आप। अच्छा, मैंने कहा मेरे पास एक ग्राफ है, ये डी है और ये एफ है। ये डी है और ये एफ है। स्लोप अगर ऐसा है, अगर स्लोप ऐसा है, इसका मतलब समझो, इसका मतलब समझो, जब स्लोप ऊपर जाता है तो फोर्स इंक्रीज होता है, जब स्लोप नीचे आता है तो फोर्स डिक्रीज होता है। लेकिन स्लोप ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है। इसका इस स्लोप का मतलब होता है कांस्टेंट फोर्स। इस स्लोप का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट फोर्स। और इस स्लोप के अंडर जो एरिया आता है ना, इस एरिया का मतलब होता है, एरिया का मतलब होता है वर्क डन। वर्क डन, याद रखना इस बात को। अब मुझे एक क्वेश्चन करने दें। मैं कहता हूं मेरे पास एक ग्राफ है, ये है, ये मेरे पास 10 है, 10 न्यूटन है, क्योंकि यहां फोर्स होती है ना। अच्छा, यहां क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। ये मेरे पास 0 है, यहां पर मेरे पास 10 मीटर है, यहां पर भी मेरे पास 10 मीटर है, यहां पर भी मेरे पास 10 मीटर है। ये 10 मीटर, यहां से यहां 10 मीटर, यहां से यहां 10 मीटर, यहां से यहां 10 मीटर है मेरे पास। क्या है? 10 मीटर है। अच्छा, अब सुनो, अब कहानी समझो। मैं कहता हूं एक एरिया ये आ रहा है, एक एरिया ये आ रहा है, मुझे वर्क डन निकालो। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2। एरिया 1 निकालो, लंबाई जरबी चौड़ाई 10 मल्टीप्लाई लंबाई यहां से यहां लंबाई 10 मल्टीप्लाई यहां से यहां चौड़ाई 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस यहां निकालो 10 to 10, यहां 10 और यहां भी 10, तो इनके बीच में कितने का आ रहा है? 10 मल्टीप्लाई। अच्छा, ये कितने का है? हाईएस्ट पॉइंट कितने की है? चौड़ाई 10। तो अब यह टोटल वर्क कितने होगा? 10 10 100 प्लस 100 इज इक्वल टू 200। समझ आ रहे ना जोड़? ये आपके पास क्या आ रहा है? वर्क। ग्राफ से वर्क निकालने का तरीका ये है, ग्राफ से वर्क निकालने का तरीका ये है। समझ आ रही है? एक क्वेश्चन और कर लेता हूं, इसमें एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। मैंने कहा ये मेरे पास डी है और ये मेरे पास एफ है। यहां से मैंने ये देखो, यहां हाईएस्ट पॉइंट कितने? 10 न्यूटन पे है, यहां 0, यहां पर 1, यहां पर 5, यहां पर 10, यहां पर 15 है ना। अच्छा, यहां जो नेगेटिव में ये आ रहा है ना, ये आपके पास -10 आ रहा है। तो टोटल वर्क मुझे बताओ, टोटल वर्क मुझे बताओ। सबसे पहले देखें कितने एरिया है? एरिया 1, एरिया 2, एरिया 3। तो बताओ टोटल वर्क डन निकालना हो अगर ग्राफ से, तो किस तरह लिखेंगे?
वर्ग 1 प्लस वर्ग 2 प्लस सॉरी एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। अब बताओ वर्ग 1 कितना है? वर्ग 1 0 से 5 तक, तो 5 मल्टीप्लाई ऊपर हाइट कितनी है 10, लंबाई ज़र भी चौड़ाई है ना। अच्छा प्लस यहाँ आ जाओ, यहाँ से यहाँ कितना है 5 से 10 में 5 मल्टीप्लाई यहाँ से यहाँ कितना है 10, माइनस नहीं लेना है, माइनस नहीं लेना है, माइनस तो मैंने डायरेक्शन के लिए दिया था। अच्छा अब देखें प्लस, आप बताओ 10 to 15 5 मल्टीप्लाई 10, टोटल वर्ग कितना होगा? टोटल पॉजिटिव नेगेटिव साइन होगा, मैग्नीट्यूड 50 50 50 तो कितना हुआ 150 जूल। ये ग्राफ से वर्ग निकालने का तरीका होता है, अपने पास नोट करके इन चीज़ों को लिखते जाओ और एमसीक्यूज खुद बनाते जाओ। मैं हिंट्स आपको बीच में दे रहा हूँ, वो हिंट्स भी याद रखें, ठीक है ना।